नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? कैसा जा रहा है वीकेंड? हाँ, कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या चल रहा है? क्या हाल चाल है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल गुड, ऑल वेल। हाँ बेटा, आज डाउट लेंगे और डाउट लेंगे उसी से जुड़े हुए जो हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, फीलिंग टायर्ड? क्या हुआ? क्यों टायर्ड लग रहा है? देखो, कल भी मेरे को एक बच्चे का फोन आया, वो भी इसी चीज को बोल रहा था। देखो बेटा, ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो आप लोग ना। इतना लोड भी नहीं लेना है कि बिल्कुल आप अपने आप को ट्रैश आउट कर दो। लंबा चलना है। देखो, प्रिपरेशन का जो गेम है ना, वो ज्यादा तेज भागने का गेम नहीं है। देर तक भागते रहने का गेम है। लंबा गेम है। छोटा गेम नहीं है, लंबा गेम है। अभी लग रहा होगा 6 महीने 1 साल, ऐसा जरूरी नहीं है। आप में से ज्यादातर बच्चों के केसेस में वो जो 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना मत करना कि भागने के चक्कर में इतना वो अपने आप को ओवर पावर कर लो कि दिक्कत हो जाए आगे। अभी लूंगा भावे, चिंता मत करो। आज का पूरा सेशन आपका है, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ। यहीं खड़ा हूं, सारे सवाल आपके सारे एड्रेस हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? तो घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और देखो, कभी कभी लगा करे ना कि बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्रेक ले लिया करो यार। इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक दिन क्लास छूट जाएगी, एक दिन थोड़ी मस्ती हो जाएगी, एक दिन मूवी वूवी चल जाएगी, तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता, बहुत छोटी चीज है। ठीक है? अच्छा, कोई डाउट ही नहीं है? चलो, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं होता बैकलॉग बेटा, बैकलॉग कुछ नहीं होता। देखो, आपके दिमाग को समझने की कोशिश करो। आपका दिमाग क्या है? आपका दिमाग एक छोटा सा बच्चा है। उसको आपको खुश भी रखना पड़ेगा और उससे काम भी निकलवाना पड़ेगा। आप केवल उससे काम नहीं निकलवा सकते। समझ रहे हो? तो उसको बीच बीच में, जैसे बच्चा होता है ना आपका छोटा सा, उसे पढ़ाई भी करवानी है, पर उसे बीच बीच में चॉकलेट भी देती रहनी पड़ती है, तभी तो वो पढ़ाई करेगा। केवल पढ़ाई करवाते रहोगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। और क्या होगा? उसे नफरत हो जाएगी पढ़ाई से। आप ऐसा मत करो, इतना स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका दिमाग अगर फ्रेश हो रहा है एक दिन ब्रेक लेने से, तो कोई टेंशन नहीं है। लेट इट बी, लेट इट बी। चीजों को छोड़ना भी सीखो। समय के साथ सब कवर हो जाता है। और जितना हड़बड़ हड़बड़ करोगे ना, तो 1 महीने 2 महीने तो लगेगा कि बहुत बढ़िया हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ कवर हो गया। पर तीसरे महीने में जब वो स्ट्रेस आना शुरू होगा ना, आंखों में ये काले काले गड्ढे पड़ना शुरू हो जाएंगे, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तब जब ब्रेक लेना पड़ेगा ना, तो कम से कम वो 1 महीने का ब्रेक होगा। जब स्ट्रेस हिट करेगा ना, तो ऐसा हो जाता है कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। नफरत हो गई है किताबों में से। मतलब सामने रखी है चीज, एग्जाम सर पे खड़ा है, दुनिया पढ़ रही है, पर आप कितनी भी कोशिश कर लो, दिमाग नहीं पड़ेगा। बच्चा है वही वाला कि अगर वो चिढ़ गया, अगर बच्चा चिढ़ गया, तो उसको पढ़ा के दिखा लो। उसको मार लो, पीट लो, चॉकलेट दे लो, खाना खिला लो, नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। ऐसा ही दिमाग हो जाता है। हाँ, होगा। ये पता क्यों हो रहा है? जिस भी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, पता क्यों हो रहा है? आप अपने आप को हद से ज्यादा रिग्रेस कर रहे हो। लंबा नहीं चलेगा बेटा ये। ठीक है? जैसे मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल, पिछले 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। उसके पिछले कितने सालों से मैं पढ़ रहा हूं, सोचो। 2011 में मैं दिल्ली आया था। तब से ग्रेजुएशन, फिर लॉ, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी, और अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है कितना लंबा सफर, कितनी लंबी कंसिस्टेंसी लगती है। अगर मैं भी सोचूं आप लोगों की तरह कि 6 महीने के अंदर मैं तो पहाड़ तोड़ दूंगा, तो 6 महीने तो मैं शायद पहाड़ तोड़ भी दूं, पर बाकी का समय सब बराबर हो जाता है। तो जल्दी में एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखो, जल्दबाजी से कभी कुछ अच्छा नहीं होता है।
सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है बच्चे आप सभी लोगों के लिए कि आप पेशेंस रखना सीखें। कभी कभी अगर हार हो भी रही है कोई बात नहीं, कभी कभी कदम पीछे करना भी सीखना चाहिए। हमेशा हर रेस में फर्स्ट आया जाए जरूरी नहीं है, कभी सेकंड भी आ जाओगे तो कोई बात नहीं है, 10th भी आ जाओगे तो कोई भी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आराम से रिलैक्स। हाँ बेटा, आज क्लास नहीं होगी, आज केवल डाउट सेशन होगा और मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, फिर मैं अपने डाउट सेशन को शुरू कर। तो बस 2-3 मिनट में शुरू करेंगे अपना डाउट सेशन, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि समय ऐसा है जहां पे देखो क्या होता है, जब आपको पता होता है कि टाइम इंपॉर्टेंट है तो उतना ही टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। ये रूल है लाइफ का कि जितना किसी चीज को इंपॉर्टेंस दोगे उतनी वो चीज खराब होगी और आप खुद ही खराब करोगे, क्योंकि आपने दिमाग पे उसे इतना चढ़ा लिया। तभी बोलते हैं ना, लास्ट सेशन में भी यही बोल रहा था मैं आपसे, आप वो मिशन पे मत जाओ। आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो आर पार कर दूंगा, मैं तो जज बनना ही सब कुछ है दुनिया में। क्योंकि जितना ऐसा करोगे उतना मामला बिगड़ेगा, आपके हाथों से निकलेगा, क्योंकि आप झेल नहीं पाओगे उसका प्रेशर। और प्रेशर झेलना ही क्यों है, प्रेशर क्रिएट ही क्यों करना है? अब देखो लाइफ तो चल ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि रोड पे आ गए हो, ऐसा तो है नहीं। लाइफ चल रही है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों से अच्छी चल रही है। इतनी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो लाइफ अच्छी तो है ही आपकी। तो किस बात का स्ट्रेस है? जज बनना है बन जाएंगे, क्या टेंशन है? पागल होके ही बनना है क्या? कोई फायदा नहीं। क्यों पागल होना है किसी चीज के लिए? चीज होनी होगी तो हो जाएगी, मेहनत करेंगे तो हो जाएगी। सिंपल सी बात याद रखो, ये दुनिया इमोशंस पे नहीं चलती है, आदमी इमोशंस पे चलता है। ये दुनिया चलती है सिंपल मैथ्स पे। मैथ्स में कोई इमोशन नहीं होते ना। 2+2 = 4। फिर चाहे आप रोते रोते 2+2 करो, हंसते हंसते 2+2 करो, 4 तो 4 ही होगा। दुनिया का नियम वही है। तो आप कितना महान बन के किसी काम को कर रहे हो या कितना रो रो के कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम हो रहा है या नहीं ये मैटर करेगा इन दी एंड। तो कितना स्ट्रेस लेके उसी काम को भी करा जा सकता है और बिल्कुल फ्री रह के भी उस काम को किया जा सकता है। आखिरी में मैटर क्या करेगा कि काम हुआ नहीं हुआ। तो क्या टेंशन है? किस बात की टेंशन है? किसी बात की टेंशन नहीं है बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। हेडेक नहीं लेनी है, इजी रखना है, ठीक है ना? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। बच्चे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखोगे, और मेरे हिसाब से देखने लगो अभी ऑलरेडी, थोड़ा सा गाइड वगैरह खरीद लो अगर आपके पास नहीं है। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा करो, जिससे आइडिया लगता है कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कौन से नहीं पूछे जाएंगे। देखो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, खास करके पिछले 5 साल के उठा के देखो, शायद ही आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर आया है, ठीक है? क्योंकि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन थोड़ी ना माना गया। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन कब माना जाएगा? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई कोई बात पूछ रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? पॉलिटी वगैरह का सब्जेक्ट में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होती है, मैं मानता हूं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी हो सकती है, हमारी क्यूरियोसिटी के लिए जरूरी हो सकती है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। पर ठीक है, आप लोगों ने, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की है अपने अपने मेंटोर्स को कि आप चाहते हो कि आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी कवर करवाई जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही हमारा राइट टू इक्वालिटी खत्म होगा, मतलब आर्टिकल 18 तक हम लोग कवर कर लेंगे, वैसे ही एक लेक्चर मैं बीच में लगा के आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी पूरा करवा दूंगा। कोई टेंशन नहीं, उसकी भी कोई बात नहीं है। बच्चे बुक वगैरह का मैं नाम बताता नहीं हूँ, ना ही मेरा विश्वास है इस चीज में कि कोई भी बुक पढ़ने से या कोई भी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट पढ़ने से आपका एग्जाम निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। ये सारे फैसले वो हैं जो आपको खुद लेने चाहिए मेरे हिसाब से तो। और मेरे से अगर राय मांगोगे किसी किताब के संबंध में, तो मेरी तो राय बहुत सीधी है कि आपको किसी किताब की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी। क्योंकि जो भी समय आप निकालोगे उस किताब को पढ़ने में, वो आपका समय की बर्बादी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि समय मिलता ही नहीं है मेंस में लिखने को।
समय मिलता ही नहीं है मेंस में लिखने को, तो जितना पता है उतना ही बहुत ज्यादा है। यही पहुंच जाए पेपर तक, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हाँ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने की हैबिट डेवलप करो। पीपीटी जो होती है उसको आधार बनाओ, मैं जो बताता हूं उसके आधार बनाओ। अगर आपको कुछ क्रक्स वगैरह नोट्स वगैरह मिलते हैं उनको आधार बनाओ। इसके अलावा किताब भी देखने जाओगे तो फिर किताब ही देखते रह जाओगे। मेरी तो राय ये है, देखो हर टीचर अपने हिसाब से बताता है। ऐसे भी टीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको लिस्ट ऑफ बुक्स बता देंगे कि ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, पर मेरे हिसाब से वो एक अच्छा फैसला नहीं है बच्चे के पर्सपेक्टिव से। वो शायद पब्लिशर के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी किताब बिक रही है, पर बच्चों के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि हमारे लिए समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा तो नहीं है कि हमको केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, हमको ऐसे ऐसे कम से कम 15 सब्जेक्ट्स और पढ़ने हैं, तो किस किस की किताब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आराम से ध्यान से देखो। जो चीज कई बार हम लोग जानबूझ के ऐसी चीजों को चुनते हैं जो कठिन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं ये फील करना कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आसान चीज में वो फील आती नहीं है। आसान चीज में आती नहीं है फील कि देखो मैं मेहनत कर रहा हूं। आसान चीज में कहां फील आएगी? कोई चीज आधे घंटे में हो गई तो फील ही नहीं आई, और वही चीज अगर 3 घंटे में होती तो आपको पूरा फील आती। ये भी है, एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि बच्चे मेहनत करने से ज्यादा दिखाना चाहते हैं कि वो कर रहे हैं, और किसी और को नहीं, अपने आप को। मोटे मोटे नोट्स बनाना, बड़े बड़े केसेस लिखना, इधर उधर की मतलब कंटेंट इकट्ठा करना, ये सब इसी चीज की निशानी है। और ये क्या है? कुछ नहीं है, समय बर्बादी। मैंने क्या बोला? ये दुनिया मैथ्स पे चलती है, इमोशंस पे नहीं। कोई नहीं देखेगा कि आप लाइब्रेरी में 14 घंटे बैठे थे, आप एक रात सोए नहीं थे, कोई नहीं देखेगा। आखिरी में आपने किया क्या? अगर अच्छा नहीं किया तो दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो आपको ले लेगा केवल इस वजह से कि आपने मेहनत बहुत की थी। ठीक है, बहुत ध्यान से, आराम से। ठीक है, हाँ, अपने नोट्स बनाओ। अब देखो, जैसे बच्चा बोल रहा है लक्ष्मीकांत, पढ़ना है पढ़ लो। देखो, दो दो वजह से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अब मेरी लाइफ में वो लेवल आ गया है कि मैं कोई भी किताब पढ़ता हूं तो अपनी इंटरेस्ट के लिए पढ़ता हूं, मजबूरी में नहीं पढ़ता हूं। क्योंकि अब मैंने लगभग कर लिया, पीएचडी भी हो गई है, मैं किसी चीज के लिए पढ़ूं तो मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ता हूं। जो किताब मुझे पसंद आती है मैं उसको पढ़ने लगता हूं। तो मेरे लिए तो सारी किताबें अच्छी हैं, पर आपका भी वो लेवल आया नहीं है, क्योंकि आपको तो वही पढ़ना है जो केवल जरूरी है, क्योंकि समय कम है, करना बहुत कुछ है। तो लक्ष्मीकांत अगर अपने ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हो, आप भी अगर मेरी तरह उस लेवल पे आ गए हो कि आप अपने मन मर्जी से कुछ भी पढ़ते हो अपने ज्ञान के लिए, तो जरूर पढ़ो। अगर मेरे से पूछ रहे हो कि सर पॉलिटिक्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लूं, किताब में कोई खराबी नहीं, किताब तो बहुत अच्छी किताब है, पर हर एक मिनट, हर एक सेकंड और हर एक घंटा जो लक्ष्मीकांत में जा रहा है मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है सर, हम लोगों के लिए कौन सी अच्छी है? क्या कौन सी अच्छी है बच्चे? ये तो डीजीएस का सिलेबस देख के पता चलेगा, गूगल करो मिल जाएगा आपको। जुडिशरी के लिए कितना और पढ़ना चाहिए? जितना पढ़ सको। कोई लिमिट नहीं है बेटा, क्योंकि देखो हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8 घंटे में भी कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। तो समय के हिसाब से नापना ठीक नहीं है। पर अगर आप मेरे से जनरल स्टैंडर्ड पूछ रहे हो तो मैं ये बोलूंगा, अगर आप कुछ और काम नहीं करते हो, कॉलेज नहीं जाते हो, जॉब नहीं करते हो, तो कम से कम आपको दिन में 8 घंटा पढ़ना चाहिए। कम से कम 8 घंटा पढ़ना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कट ऑफ लगभग उसके हिसाब से जाएगी बेटा। हाँ देखो क्या है, ये चीज अभी आपको शायद विश्वास नहीं होगा, पर आगे चल के रियलाइज होगी कि जितना पढ़ाया जा रहा है ना, उसको भी कवर करना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। अभी समझिए, अभी आपने कवर किया ही कितना है आप सोचो। हम लोगों ने प्रीएम्बल से शुरू किया था, अभी हम लोग का आर्टिकल 14 तक पहुंचे हैं। अभी तो आपने कवर ही कितना ही किया है, और आपको लग रहा है कि मैं किताब भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। अभी देखो क्लासेस चलेंगी, हम कितने सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कितने सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, सोचो।
ये जितना पढ़ाया जा रहा है ना, ये जो पीपीटी और मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, आप इसको संभाल नहीं पाओगे। आई एम टेलिंग यू, आप इतना याद कर नहीं पाओगे कितनी भी कोशिश कर लेना। आप सोच रहे हो किताब पढ़ने की, नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। लीगल करंट अफेयर्स की क्लास बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपको बताया भी था शायद कि मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ा गई थी, और तबीयत गड़बड़ाने की वजह ये हुई कि मैं नींद नहीं ले पाया 3-4 दिन लगातार, ऐसा हो गया जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही खराब हो गई। क्योंकि वो लीगल करंट अफेयर का सेशन होता था मॉर्निंग में, और उसके लिए कम से कम मेरे को 3-4 घंटे पहले उठना पड़ता था तैयारी करने के लिए। और फिर पेड क्लासेस, फिर यूट्यूब क्लासेस, फिर आईएएस चैनल वाले पे क्लासेस, फिर जुडिशरी चैनल पे क्लासेस। तो क्या हुआ कि ऐसा संयोग बना कि 3-4 दिन लगातार प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि एकदम से बॉडी ने रिएक्ट किया और बीच में मामला गड़बड़ हो गया। तो मैं करूंगा धीरे धीरे फिर से वापस लाऊंगा ट्रैक पे चीजों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चल अब हम लोग आज के सब्जेक्ट मैटर के साथ शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पैटर्न क्या रहेगा उसको समझने की कोशिश करिए। आपका जो भी सवाल है, अभी तक जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि प्रीएम्बल, जैसे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जैसे कि आर्टिकल 1 से लेके 4, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 5 से लेके 11, और स्टेट का कॉन्सेप्ट और लॉ का कॉन्सेप्ट मतलब आर्टिकल 12 एंड 13। अगर इससे संबंधित आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, और सवाल से मेरा मतलब है कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई या समझने में दिक्कत हुई है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। स्पेसिफिकली इस सेशन का पर्पस ही वही है कि जो भी कुछ हमने पढ़ा है अभी तक, आप मेरे से खुल के उसके बारे में सवाल पूछ सकते हो। इजस्टम जेनरिस का मतलब होता है जैसे का तैसा। जब मैंने समझाया था तब भी आपको बताया था कि जब भी ऐसा बोला जाता है कि अदर अथॉरिटी एडजस्टम जेनरिस होगी, उसका मतलब है कि जैसा नेचर लोकल अथॉरिटी का है वैसा ही अदर अथॉरिटी का भी होगा। ये क्या सवाल है अर्नेश, आर्टिकल और सेक्शन डिफरेंट? सोचो क्या सवाल पूछ रहे हो, क्या बोलना चाहते हो। ऐसे नहीं बेटा, सवाल क्या है वो पूछो मेरे से। सेक्शन 11 एक बार बता दो। हाँ, सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि जो सिटीजनशिप है वो सब्जेक्ट मैटर है यूनियन लिस्ट का, ठीक है। आर्टिकल 13 इज प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। पहले बताओ मेरे को प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है। पहले उसको आपको कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है कि प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो आपको ये सवाल अराइज ही नहीं होगा। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है बच्चे, आर्टिकल 13 प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो जिस दिन से लागू हो रहा है उसके आगे लागू होगा, और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिस दिन वो लागू हो रहा है उससे आगे भी लागू होगा और उससे पहले की परिस्थितियों में भी लागू होगा। तो क्या लगता है आपको, आर्टिकल 13 आपने पढ़ा है ना, लॉ इन फोर्स, लॉ की डेफिनेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही बता रहे हो। तो क्या है, सारा गेम किसका है, सारा गेम किस बात का है, रेट्रोस्पेक्टिव का है। पहले से लागू कैसे होगा मुझे बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू होगा आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 की लैंग्वेज पे फोकस करो थोड़ा सा। क्या कहता है, जिस दिन ये भारतीय संविधान लागू हो रहा है उस समय से जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है वो उस हद तक, जिस हद तक खिलाफ जा रहा है भारतीय संविधान के दिए अंदर दिए गए मौलिक अधिकारों के, वो वॉइड हो जाएंगे। ये प्रोस्पेक्टिव बात है या रेट्रोस्पेक्टिव बात है, सोचो सोचो, प्रोस्पेक्टिव बात है रेट्रोस्पेक्टिव, खुद का दिमाग लगाओ। देखो सर 2 महीने तो रहेंगे तो सर का कितना भी फायदा उठा लो, पर 2 महीने बाद नहीं होंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि अपने आप को भी इतना सक्षम बनाना है कि ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस तो हम लोग खुद से एड्रेस कर सके, और कर सकोगे, बिल्कुल कर सकोगे। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो बिल्कुल कर सकोगे, ठीक है। चलो बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोस्पेक्टिव है। और देखो कभी भी अपने दिमाग के अंदर, देखो ये बड़ा चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग क्या करोगे, आप लोग 1000 तरीके के कंटेंट से टकराओगे। जैसे आपको कहीं से नोट्स मिल गए,
कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन लिखा दिख गया और आपको ऐसी ऐसी बातों में फंसोगे जिनका कोई औचित्य नहीं होता है कई बार, और आप उनमें फंस के रह जाते हो कि सर ये कैसे है, सर मैंने वो क्वेश्चन देखा वहां पे ये बात लिखी हुई थी, सर ये क्यों लिखा है, सर वो क्यों लिखा है। ये बहुत गंदी हैबिट होती है। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये पता है गंदी हैबिट क्यों होती है? कई बार क्या होता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और कई बार बाल में खाल निकालने के चक्कर में या ऐसे ऊट पटांग सवालों के चक्कर में क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपने इतनी मुश्किल से अटेन किया था कि हाँ मेरे को ये चीज आती है, उसको आप हिला लेते हो, वो डगमगा जाता है। ऐसा दुनिया में कोई ना कोई सवाल तो होगा बच्चे दुनिया में जो शायद मुझे भी नहीं पता होगा, और मैं तो बहुत छोटी चीज हूं, बड़े से बड़े टीचर को नहीं पता होगा। तो अगर मैं केवल यही पर्पस से सवाल पूछ रहा हूं कि इसका जवाब बताओ, तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है, आपके दिमाग में भी वो सवाल फंस के रह जाता है। तो हमेशा इसका देखो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, जो मैं काम करता था मैं वही बता रहा हूं आप लोगों को। जब भी हम लोग ऐसे किसी भी कंटेंट से टकराएं, क्योंकि कंटेंट तो हमसे दुनिया भर का टकराएगा। देखो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट में कूड़ा 90% है, काम का सामान 10% है। हमेशा पूछा करो कि ये जो सवाल है, क्या ये किसी भी प्रकार से संबंधित है हमारे एग्जाम से, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? अगर है तो वो सवाल का जवाब आपको ढूंढना है हर हालत में। टीचर से मांगो, किताब से मांगो, कहीं से मांगो। पर अगर वो ऐसा ही सवाल है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है एग्जाम से, केवल फालतू में समय खराब करने वाली बात है, तो ऐसे सवालों से बचो हमेशा। क्योंकि क्या होगा, अगर वो दिमाग में फंस के रह गए तो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे। ठीक है, चलो और बताओ। अच्छा, मेरे को थाला वाला मत बनाओ भाई। हाँ, आर्टिकल 13 डील्स विद जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पे एक हम लोग पूरा सेशन कंडक्ट करेंगे। जब हम लोग आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर भी डिस्कस होगा, और ये जुडिशियल रिव्यू की भी बात आएगी, और सब कुछ मतलब कॉन्सेप्ट। देखो मैंने आपके जितने भी सेशंस है ना आगे आने वाले, ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए हैं। मुझे पता है कौन सी क्लास में क्या चीज पढ़ानी है और कब सबसे बेहतर तरीके से बच्चे को समझ में आएगी। जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा होता है कि अगर कोर्ट चाहे तो, और उसे लगता है कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया या किसी भी अन्य विधायिका के द्वारा बनाया गया है, वो हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है, वॉइड करार कर सकता है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसी को हम लोग समझेंगे जब आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट को समझेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव वहीं पे अराइज होता है। वहीं पे केशवानंद भारती आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आएगी, तो अच्छा खासा डिस्कशन मिलेगा आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना। डिफरेंस बिटवीन एक्लिप्स एंड सीवरेबिलिटी आप बताओ। पहले तो मुझे बताओ एक्लिप्स का मतलब क्या है, फिर बताओ मुझे सीवरेबिलिटी का मतलब क्या है, और फिर बताओ कि दोनों में फर्क क्या है। ऐसे तो मैं भी पूछ लूं, सर मुझे बताओ, दोस्तों मुझे बताओ आर्टिकल 1 से लेके 12 में क्या लिखा है, तो आप आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 मुझे बताते फिरोगे, तो फिर पर्पस क्या हुआ क्लास कंडक्ट करने का, इतनी सारी क्लास लेने का? या फिर ये सबसे बढ़िया मैं सवाल पूछूं, सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है बताओ। और ये सवाल मुझसे पूछना 2 महीने बाद, जब हमारी क्लासेस खत्म हो रही हो, कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है बताइए सर। मैं कहूंगा फिर हमने जो इतनी क्लासेस ली उसका फायदा क्या हुआ, आप बताओ। आपको मैंने सीवरेबिलिटी भी पढ़ाया, आपको मैंने क्लिप्स भी पढ़ाया, दोनों समझाए, दोनों के केस लॉज भी बताए। अब आप बताओ सीवरेबिलिटी क्या है, और आप बताओ एक्लिप्स क्या है। अगर जब बताओगे तभी रियलाइज हो जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है ना? हाँ, वेरी गुड। एक्लिप्स मीन्स ओवरशैडोइंग, सीवरेबिलिटी मीन्स कि आप उस पार्ट को अलग कर दो। वेरी गुड। अभी आर्टिकल 226 पे बच्चे पहुंचे नहीं हैं हम लोग, ना ही आर्टिकल 32 पे पहुंचे हैं, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। केस लॉ कितना लिखें, रेफरेंस दे दे जितना लिख पाओ। कितना बढ़िया जवाब देता हूँ मैं। और ये बड़ा प्रैक्टिकल सा आंसर है, मजाक नहीं कर रहा। बच्चा पूछ रहा है केस लॉ कितना लिखें, जितना लिख पाओ, जितना लिख पाओ भाई। 20 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट में कम से कम 3 से 4 केस लॉ लिखने हैं, सेक्शन भी लिखना है, आर्टिकल भी लिखना है, तो जितना लिख पाओ, सीधा सवाल। और उतना लिख लो भाई जितना जरूरी है लिखना।
तो 2 लाइन भी काफी हो सकती हैं, 4 लाइन भी काफी हो सकती हैं, 6 लाइन भी काफी हो सकती हैं। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि केवल 5 ही लिखनी है या 10 ही लिखनी है या 20 ही लिखनी है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो तो आपकी समझदारी के ऊपर है। कलरेबल लेजिस्लेशन, ये कैसा सवाल है बेटा? आप बताओ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है? मैंने तो बताया था आपको क्या होता है कलरेबल लेजिस्लेशन। क्या होता है कलरेबल लेजिस्लेशन बताओ? जब हम कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारी क्षमता में नहीं है, पर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी क्षमता में, उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं जब, तो वो क्या कहलाता है? कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ, देखते कुछ और कहते कुछ। हाँ, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। वो शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। क्यों है यूनियन ऑफ स्टेट्स? कि हमारे राज्यों ने मिलकर कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। हम एग्रीमेंट की वजह से हमारा देश नहीं बना है। हमारा देश पहले से था, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और हमारे जो देश हैं उसके केवल अंग हैं। अमेरिका में क्या है? राज्य पहले से थे, राज्यों ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाए हैं। अब थोड़ा सा, एक सेकेंड। सर, क्या मेंस के नोट्स 1 लाइनर ठीक होगा या 4 से 5 पेज जरूरी है? 4 से 5 पेज? किस चीज में 4 से 5 पेज दे रहे हैं बच्चे? नोट्स तो पॉइंटर में ही बनाने हैं। पॉइंटर मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? एक शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द, 1 लाइन, 2 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब अगर आप ये इतना में बना रहे हो, फिर चाहे कितने भी लंबे बने, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर पॉइंटर्स में होने चाहिए। वेरी गुड। अभिषेक सर, केस का हेडिंग लिख दें तो इतना सफिशिएंट होगा? केस का हेडिंग मतलब केस का नाम ना? हाँ, केस का नाम लिखो और केस का ईयर अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छा है। कम से कम जो अथॉरिटीज हैं उनका ईयर तो याद हो ही जाएगा, पढ़ते पढ़ते आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट द ईयर इन केसेस। हाँ बेटा, लिख दोगे तो बेटर है। ऐसा नहीं है कोई क्राइटेरिया नहीं कि नहीं लिखा तो आपके नंबर काट लेंगे, ऐसा भी नहीं। बट हाँ, लिख दोगे तो अच्छा है। हाँ, साइटेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज आगे पढ़ाइए अब। अच्छा, आगे पढ़ाने लगे? आज डाउट सेशन है बेटा, आगे नहीं पढ़ाएंगे आज। सीवरेबिलिटी में जो बेकार पार्ट होता है वो अवॉइड हो जाता है। बिल्कुल सही बात। कलरेबल लेजिस्लेशन इज लाइक रिलेटेड। बिल्कुल सही बात सर। मुझे आंसर राइटिंग करना नहीं आती क्योंकि मेरे लॉ ऑब्जेक्टिव बेस से पास किया है, इसलिए समझ नहीं आ रहा। बेटा कुछ भी हो, समझ में आए ना आए, आपने लॉ कैसे भी पास आउट किया हो, ऑब्जेक्टिव किया हो, सब्जेक्टिव किया हो, इतना बात को समझ लीजिए। और जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर है आपके लिए कि बेटा लिखना सीखना होगा। लिखना नहीं आता है तो पहले लिखना सीख लो। ठीक है। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि आपको लिखना आता हो। कि कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लोगे, अगर उसे लिख नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं है किसी भी बात का। When we do a thing, हाँ, वेरी गुड रितेश। बट जम्मू एंड कश्मीर का रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ, अरे ऐसे तो बेटा सारे स्टेट्स का हुआ है, ऐसे तो सारे स्टेट्स का हुआ है। आप देखो, फंडा समझने की कोशिश करा तो फंडा क्या है? फंडा ये है, इंडिया था ना, अंग्रेजों ने राज किस पे किया था? अंग्रेजों ने जब राज किया था अपना, किस पे किया था? जम्मू एंड कश्मीर पे किया था। हाँ, उत्तर प्रदेश पे किया था, बंगाल पे किया था, इंडिया पे किया था। अंग्रेज कहाँ आए थे? अंग्रेज कहाँ आए थे? भारत में आए थे कि गुजरात में आए थे? हाँ, सोचो। मिल गया, मिल जाएगा अपना जवाब अपने आप। सर, यू रोट इन वन ऑफ द सिटीजनशिप आर्टिकल डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ इंडिया वाज, डज दैट मीन इंडियन एम्बेसी? इंडिया की जो एम्बेसी है हर देश में, उसका मतलब होता है। ठीक है। सर, हमें एलएलएम कब करना चाहिए? वाह, किस तरीके से ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस से। एलएलएम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जज बनना है तो क्यों करना है एलएलएम? है, एलएलएम तब करना चाहिए जब लगने लगे कि जज बनने के चांसेस कम है। ठीक है, अब आप देख लो, आपको लगने लगा है कि जज बनने के चांसेस कम है तो कर लो फटाफट से, देरी मत करो बिल्कुल भी। और अगर लग रहा है कि बन सकते हो तो चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो बस, है ना।
सर हाउ वी कैन आंसर स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द टर्म सिटीजन, आपको लिखना है बेटा। सिटीजन का मतलब क्या होता है, एनिमी क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अगर आप भूल गए हो तो वीडियो को दोबारा देखो। तभी तो मैं बोलता हूँ जिस दिन जो क्लास ली है उसको उसी दिन लिखने की कोशिश करो। नहीं करोगे तो फिर बाद में याद करते ही रह जाओगे कि क्या बताया था क्या नहीं बताया था। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए कुछ मत करो, ग्रामर को पढ़ो। जितना ज्यादा लिखोगे अपने आप जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगे। लिखना जरूरी है। सबका सॉल्यूशन देखो, आपकी आधी परेशानियों का सॉल्यूशन लिखना ही है। ठीक है। अरे बच्चे हिस्ट्री मत पढ़ो यार, रितेश पाल, हिस्ट्री नहीं आएगी कॉन्स्टिट्यूशन में। वो ये नहीं पूछेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा का गांव कौन सा था। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सिया क्या बोल रही है, एक सेकेंड बेटा। एक तो इतनी जल्दी जल्दी मैसेज ऊपर भाग जाते हैं ना इसके, और इसमें वो वाला वो भी नहीं है जो एक स्लैब होता है ना कि हम उसको थोड़ा सा ऊपर स्विच कर लें। केशव नंदा भारती पढ़ेंगे बेटा, जब अमेंडमेंट को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। दीपान्विता बेटा क्या ले, हाँ मैसेजेस सबके विजिबल हैं, ऊपर शायद भाग जा रहा होगा, एक साथ बहुत सारे मैसेज आते हैं तो ऊपर भाग जाता है। एक बच्ची कहे पढ़िए सर आगे पढ़ाइए, आज वो आगे पढ़ के ही जाएगी, डाउट सेशन में भी आगे पढ़ के जाएगी, बिना आगे पढ़े जाएगी नहीं। अच्छा ज्योति सर, जो आप पीपीटी प्रोवाइड कर रहे हैं इज दैट सफिशिएंट, कितनी बार हम लोग एक ही बात का जवाब देंगे। बेटा आपको सफिशिएंट नहीं लग रही है तो कोशिश करो कि किताब पढ़ लो एक अच्छी सी ना। एक मैं बताऊं आपको, एमपी जैन की बुक आती है, शायद रखी भी होगी। हाँ दिखाऊं आपको, एमपी जैन की किताब दिखाऊं, आपको मजा आएगा। देखो दिखाता हूँ। देखो मेरी पीपीटी तो क्या छोटी छोटी सी चीजें हैं, इससे मजा नहीं आता, इससे जुडिशियरी एग्जाम नहीं निकलता, जुडिशियरी का एग्जाम निकलता है इससे। ये देखो, ये देखो, जब तक ये नहीं पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप फेल हो जाओगे बेटा। मैं बताऊं इसमें कितने पेजेस हैं, इसमें हैं 2000 अराउंड 2050 पेजेस हैं अराउंड, और कुछ नहीं, पतली सी बुक है, बिल्कुल छोटी सी बुक है। अगर आप इसको पढ़ लोगे और इसके साथ अगर हो सके तो एक दो और जे.एन. पांडे टाइप्स, लक्ष्मीकांत है ना, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चांसेस हैं कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। ये अच्छा लगा आंसर, हाँ यही सुनना चाहते हो कि सर बोल दें बस, हाँ सर बोल दे कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है। मैं कैसे बताऊं सर को कि मुझे तो मेहनत करनी है, एग्जाम निकले या ना निकले। हाँ, फोर्स ऑफ लॉ का मतलब होता है बच्चे कोई भी कानून जो लागू हो रहा है, लागू हो रहा है मतलब उसको आप कोर्ट में जाके एनफोर्स करवा सकते हो, कोर्ट में जाके शिकायत कर सकते हो। ठीक है, यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर फिर से बता दीजिए। यूनिटरी का मतलब होता है जहां पे केंद्र के ही कंट्रोल में सब कुछ होता है, राज्यों के पास कोई आजादी नहीं होती है। फेडरल का मतलब होता है जहां पे केंद्र भी इंपॉर्टेंट है और राज्य भी इंपॉर्टेंट है। यूनिटरी का एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम, फेडरल का एग्जाम्पल है अमेरिका, और दोनों के मिक्सचर का एग्जाम्पल है इंडिया, जिसे बोलते हैं क्या, क्वाजी फेडरल। हाँ बेटा सार्काज्म था, सही में एमपी जैन मत खरीद लेना जाके, है ना। अच्छा डीडी बासु की भी वॉल्यूम्स है, और डीडी बासु छोड़ो, एक और आता है मेरे पास वॉल्यूम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, 3 वॉल्यूम्स हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत एक्सपेंसिव है वो, अराउंड 12-13,000 नहीं 15,000 का सेट आया था, मेरे को गिफ्ट किया था किसी ने, मैंने पढ़ा नहीं उसको अभी तक। ठीक है, हाँ जिंदगी निकल जाएगी, सच में निकल जाएगी बेटा, सच में निकल जाएगी। जो चीजें कठिन नहीं हैं उनको कठिन नहीं बनाते। ले लो भाई, मैं क्या करूं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, एमपी जैन साहब का फायदा हो जाएगा, ले लो किताब, 2-2,500 की तो किताब है ये। हाँ चलो और बताओ, नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप का फंडा क्या है, 12 साल, एप्लीकेशन से पिछले 12 महीने, और उसके पिछले 14 सालों में 11 साल, तो टोटल कितने, 12 साल। ठीक है, सिंपल सा है, नेचुरलाइजेशन तो सबसे आसान है।
सर क्लास के अलावा जो सेल्फ स्टडी होती है उसमें समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, प्लीज सर बता दीजिए। कुछ मत पढ़ो बेटा, जो क्लास में पढ़ रहे हो वही पढ़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, आंसर लिखने की कोशिश करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। कितनी चीजें हैं करने को, किस बात का कंफ्यूजन है? फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस चल रही, तो क्लास होगी 2 घंटे की, उसके अलावा शेड्यूल बना लो 2 ढाई या 3 घंटे का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जो भी कुछ पढ़ाया उसके अच्छे से नोट्स बना लो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, 100 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लो। प्रीलिम्स की भी तैयारी हो गई, मेंस की भी तैयारी हो गई, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो गई, हो गया काम। बाकी का समय दूसरे सब्जेक्ट को दे दो, 3 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को दे दो। अब जो बाकी के 2 घंटे बचे उसमें ऐसे राइटिंग कर लो, जजमेंट राइटिंग कर लो, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, लैंग्वेज पेपर पढ़ लो। कितनी सारी चीजें हैं करने को। हाँ, थैंक यू बेटा। केस लॉ कैसे याद करें? बच्चे करना पड़ेगा, जितने बार पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे तो केस लॉस याद हो जाएंगे। अदर अथॉरिटी का मतलब भैया मैं नहीं बता सकता आपको 5 मिनट में 10 मिनट में। उसके ऊपर हम लोगों ने 4 केसेस पढ़े हैं, एक पूरा सेशन डिवोट किया है। तो आपको पढ़ना है तो दोबारा वो वीडियो देखना ही पड़ेगा बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल जाऊं और आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। तो अगर आपको अदर अथॉरिटी नहीं समझ में आया, लेक्चर को दोबारा अटेंड करो। हाँ, नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप। हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड जजमेंट ऑन योर ओन। ऑन योर ओन मतलब आप ही तो पढ़ोगे, और कौन पढ़ेगा आपके बेहाफ पे? सारी जजमेंट ऑन योर ओन ही तो पढ़नी है, और भी कोई पढ़ सकता है क्या आपके लिए आके? पहली बात तो जजमेंट मतलब हम क्या एससीसी से निकाल के पढ़ोगे, मनु पात्रा से निकाल के पढ़ोगे, हाँ, या फिर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से निकाल के पढ़ोगे, या फिर किसी किताब में पढ़ रहे हो, किसी नोट्स में पढ़ रहे हो? देखो, आपको जो जजमेंट पढ़नी है वो किताबों से पढ़नी है या फिर नोट्स वगैरह से पढ़नी है, पूरी जजमेंट निकाल के नहीं पढ़नी है। इतना आपके पास फ्री टाइम है नहीं बेटा, ठीक है? तो ऐसी कोशिश मत करना कि एससीसी वगैरह से प्रिंट आउट निकाल के बैठे हैं और जजमेंट पढ़ रहे हैं और उसको मार्क कर रहे हैं। आसान चीज को खुद से कठिन नहीं करते हैं। सर रोमेश थापर केस इन एप्लीकेशन विद, बताया तो था, रोमेश थापर सिवरेबिलिटी के ऊपर है, पीपीटी में भी लिखा हुआ है, पीपीटी को रेफर करो। बेटा याद करने की सिंपल सी तरीका है, बार बार पढ़ो, बार बार लिखो, अपने आप याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। आपकी वीडियो बार बार देख लेते हैं, पर पीपीटी में क्या दिक्कत है? पीपीटी को भी देख लो बार बार। हाँ सर, आप तो पढ़ चुके हैं, अपने सारी बुक हमें दे दो, शायद कल अगर मैंने आपको बुक दे दी ना तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। और बताओ, चाहिए बुक? नहीं लेनी बुक। मेरे को एकेडमिक्स में जाना था बेटा, मेरे को एकेडमिक्स में जाना था, मेरे को पीएचडी करनी थी, और मेरे को शौक भी है पढ़ने का, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। जब नौकरी लग जाएगी, पूरा जिंदगी है, देखूंगा कितना पढ़ेगा। कोई नहीं पढ़ेगा, सब गोवा घूम रहे होंगे कोई नहीं पढ़ता, बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। सर आई हैव ए क्वेश्चन, इफ मेंस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में पूछा जा रहा है, हाँ अगर 2 पार्ट्स में पूछा जा रहा है तो अपने टाइम को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करना है। सर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बता दीजिए, मतलब क्या बता दूं? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ये क्या क्वेश्चन है? सर पॉइंटर नोट्स बनाने की टिप्स दे दो। पॉइंटर नोट्स बनाना ही एक टिप है, इसकी क्या टिप दूं? मैं बना दूं आके? पॉइंटर नोट्स को पॉइंटर में बनाना ही एक टिप ही तो है, अब इसके मैं क्या टिप्स दूं? जिस भी चीज को जितने छोटे में लिख सकते हो उतने छोटे में लिखो, बस यही चिप है, चिप नहीं टिप है जस्टिस एक्सप्लेन कर दीजिए। जस्टिस का मतलब न्याय, न्याय डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, तो क्या परिस्थिति में क्या करना ठीक है वही न्याय है, बस। सर हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड जजमेंट ऑन योर ओन, अरे बेटा बताया तो, बताया तो, जजमेंट पढ़ कहां से रहे हो ये तो बताओ, तब तो मैं बताऊं कैसे पढ़े समझे ऑन योर ओन। आपने कॉपी पेस्ट करके दोबारा भेज दिया मैसेज, है? पढ़ कहां से रहे हो जजमेंट?
किताब से पढ़ रहे हो तो किताब में समझाया जा रहा है जजमेंट, नोट्स में पढ़ रहे हो तो नोट्स में भी समझाया जा रहा है जजमेंट। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? सर सिटीजनशिप मिलने के बाद एक आदमी दूसरे देश चला जाता है, क्या हुआ? ये तो मैसेज ही ऊपर चला गया। तो दूसरे देश आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, सिटीजनशिप बाय बर्थ का कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्यों भाई, क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? बाय बर्थ, बर्थ का मतलब है जन्म के आधार पर, डिसेंट का मतलब है वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन का मतलब है नेचुरलाइजेशन के आधार पर। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बेटा, कोई चीज समझ में नहीं आई है इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ। क्यों पढ़ रहे हो बेटा इंडियन कानून से? क्यों पढ़ रहे हो आप जजमेंट? और कौन सी जजमेंट आपको इंडियन कानून से पढ़नी पड़ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? कोई लेटेस्ट जजमेंट की बात कर रहे हो, कोई नई जजमेंट आई है जो अभी नोट्स का पार्ट नहीं है, ऐसी कोई पढ़ रहे हो तो ठीक है। पर जो सिलेबस का पार्ट है वो वहां से क्यों पढ़ रहे हो? आपको पीपीटी में भी मिल रही है, हाँ, आपको नोट्स में भी मिल रही है। अगर कोई किताब विताब रेफर कर रहे हो मेरे कहने के बाद भी तो उसमें भी मिल जाएगी। क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हो? बच्चे, इंडिया का फेडरल नेचर खत्म नहीं हो जाता ना केवल इस बात को कहने देने से कि हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। हम फेडरल हैं या नहीं ये डिपेंड करता है शेड्यूल 7 पर। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट हैं, राज्य को भी पावर दी है ना कानून बनाने की, तो फेडरल है ना। सरकारें भी 2 चल रही है ना, केंद्र में राज्य में, तो फेडरल है ना। विधायिका भी 2 हैं, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो फेडरल है ना। केवल यूनियन लिखने की वजह से फेडरल थोड़ी ना चला जाएगा। हाँ, शॉर्ट में बनाओ, बिल्कुल सही बेटा। 5 टेस्ट एमपी जैन में अजय हासिया वसीह कीमत के केस में मेंशन्ड है। हाँ, प्रेफर कर सकते हो। देखो बेटा, जजमेंट देखने पे आओगे तो जजमेंट आपको 50 मिल जाएंगी एक ही चीज के ऊपर। अब आप सोचो कि सर अजय हासिया में वो लिखा है, आपने पढ़ाया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको जो पसंद आ रही हो, जो समझ में आ रही हो वो याद कर लो। पर एक बात ध्यान रखना बेटा, जो भी याद करो उसको एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो है कि बात वहां तक पहुंचे। ठीक है। सर क्वेश्चन को आंसर दे दीजिए। कौन से क्वेश्चन को? क्वेश्चन तो पूछो। इंशा क्या क्वेश्चन है बेटा, दोबारा पूछो। एक छोटे से टॉपिक का करके बता दो सर कि नोट्स कैसे बनाएं। बेटा ये क्या है, क्या बताऊं? आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट का मतलब क्या है? पॉइंटर में लिखो, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी। कितने शब्द इस्तेमाल हुए? 6। कितने शब्द इस्तेमाल हुए? 6। और आर्टिकल 12 कवर हो गया पॉइंटर। हाँ, प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस का कोई अलग मतलब थोड़ी ना बेटा, जस्टिस का मतलब वही है जो जस्टिस का मतलब है। फिर वो सोशल जस्टिस हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब समाज में जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस मतलब राजनीति में जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आर्थिक जस्टिस। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। सर अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम के फॉर्म भरे या नहीं? क्यों नहीं भरोगे बेटा, भरो, बिल्कुल भरो। आपको क्या गारंटी है कि एग्जाम मतलब कोर्स खत्म हो जाएगा तो जो भी एग्जाम भरोगे और तुरंत एकदम क्रैक कर दोगे? हैं, एग्जाम इंतजार ही कर रहा है कि भाई साहब आएंगे और एग्जाम देंगे और जज बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, मौका मिल रहा है प्रैक्टिस करने का तो कर लो। ठीक है, फॉर्म सारे भरा करो हमेशा। अगर लॉ पूरी हो गई है तो फॉर्म भरो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंट्री से, किस कंट्री से लिया गया है? वाह क्या सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री से लिया गया है? युगांडा से। क्या सवाल पूछ रहे हो बेटा? अगर आप इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हो तो आपका जुडिशरी का एग्जाम कैसे निकलेगा बेटो? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल एग्जाम निकालना उतना आसान नहीं रहा है। एक से एक महारथी बैठे हैं, एक से एक। आपकी हालत खराब हो जाएगी।
क्या बात है बेटा, मैसेज लिखो, क्या बात सुन लें आपकी। सर योर नोट्स एंड बेयर इज सफिशिएंट, किस चीज के लिए? आपने नोट्स बनाए या पॉइंटर्स में नोट्स बनाना शुरू तो करो बेटा। सफिशिएंट 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 बना लिए? अभी तक जितनी क्लास हुई है कितने बच्चे हैं जिन्होंने सबके नोट्स बना लिए, जिन्होंने सब पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया? मैं गारंटी देता हूं 10% ने भी नहीं किया होगा। पर वो क्या है, सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि वो सर के ऊपर वाली बात है ना, मेरे ऊपर वाली बात नहीं है, सर के ऊपर वाली बात है कि सर जो दे रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं। ये नहीं पूछेंगे जो मैं कर रहा हूं वो सफिशिएंट है या नहीं। जिस दिन आप ये पूछने लग जाओगे बेटा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मेरे से क्यों मिलोगे बेटा, मेरे से मत मिलो यार। पढ़ाई करो, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब बढ़िया मिलेंगे, आपके कोर्ट आएंगे, जनाब बोलेंगे आपको, और जनाब कैसे हो आप। हाँ बच्चे, ये एग्जाम से जुड़ी हुई जो रिक्वायरमेंट है कि 70% चाहिए, 80% चाहिए, ये सब के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स है गूगल। गूगल कर। मैं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यहाँ पे, कोई बाद में गलत बोल दूं जिससे आपका नुकसान हो जाए, ठीक बात नहीं। अरे क्वेश्चन पूछ बेटा नवनीत, क्वेश्चन पूछ, क्वेश्चन क्या है आपका? बेटा सबके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को, आप पूछो तो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल से लिया है भाई, अच्छा। एक से ज्ञानी बच्चा है, आप एक से ज्ञानी है। A society registered under a society registration act running a law college is sponsored by government is a state। आप बताओ, आपको मैंने टेस्ट बताया, स्टेट का टेस्ट बताया ना, आरडी शेट्टी केस में, आप बताओ। ओ सर आरजीएस एग्जाम काफी करीब है, इससे रिलेटेड एनी टिप्स? टिप्स यही है, जितना कवर कर पाओ उतना कवर कर लो, और फिर भगवान का नाम लो और एग्जाम जरूर दे के आओ, ठीक है? एग्जाम से क्या है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। काफी बच्चे मुझे लग रहा है ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम दिया नहीं है, और वो ख्याली दुनिया में जी रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हमने फीस दे दी है, जुडिशरी की कोचिंग हो रही है, अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, सर तो सब पढ़ाना ही पड़ेगा, सर को मैं देखूंगा कि सर कैसे नहीं पढ़ाएंगे, सर से सवाल पूछूंगा सारे। जिस दिन एग्जाम में बैठोगे और जिस दिन उस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तब सच में पता चलेगा आप बच्चे कहाँ पे खड़े हो और आपको कहाँ पहुंचना है। तो एग्जाम के फॉर्म जरूर भरना। जुडिशरी में कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है बेटा, इंतजार कर रहे हैं आपका, गद्दी खाली है। आप आए और बैठे, है ना? कंपटीशन नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स। यूपीएससी नाम का एग्जाम सुना है? एसएससी नाम का एग्जाम सुना है? बैंक का नाम सुना है, बैंकिंग एग्जाम्स का? उसके कंपटीशन में और जुडिशरी एग्जाम में, जुडिशरी के कंपटीशन में जमीन आसमान का फर्क है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गद्दी खाली पड़ी है वहां पे और आप जाके उसको बैठ जाओगे। हालत खराब हो जानी है बेटा, हालत खराब हो जानी है। हाँ, जितने स्टेट्स का फॉर्म भर सकते हो जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है उतना भरो। बेटा प्री नहीं निकल रहा है मतलब प्रिपरेशन सही नहीं है, कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो, ठीक है? एग्जाम नहीं निकल रहा है, बार बार कोशिश पे नहीं निकल रहा है, तो कुछ तो फंडामेंटल मिस्टेक आप लोग कर रहे हो। या तो आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, या आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में नहीं आया है, या फिर और कोई दिक्कत परेशानी। पर परेशानी है ये पक्का है। सर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, न्यू जब स्टार्ट करती हूँ तो पुराना वाला भूल जाते हैं। बिल्कुल, वो तो होगा ही बेटा, तभी तो बोलते हैं कंटिन्यूस रिवीजन जरूरी है। रिवीजन हमेशा चलता रहना चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 6 घंटा नया पढ़ो, 2 घंटा रिवाइज करो, वरना तो हो गई। दिमाग का नेचर ऐसा है कि पुराना वो भूलता ही जाता है। डरना नहीं है बेटा, देखो अब थोड़ा सा मैंने आपको पुश किया तो आप डरने लगे कि सर हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा, आप तो बोल रहे हो सर बहुत कठिन है। आप लोग एक्सट्रीम्स में क्यों खेलते हो?
कॉन्फिडेंट होगे तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और अंडर कॉन्फिडेंट होगे तो इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और दोनों ही चीजें बच्चे बहुत खराब है। आपको एक बैलेंस बनाना है, इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं मेहनत करूंगा तो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड है। आप बिल्कुल एक्सट्रीम्स में भागते हो, कभी कभी ऐसी बातें करते हो, ऐसी चीजें पूछते हो जिसे लगता है कि पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस है इस बच्चे को, और कभी कभी बिल्कुल ऐसी बातें करने लगते हो कि लगता है कि ये बच्चा कैसे ही कर पाएगा, कितना अंडर कॉन्फिडेंट है। दोनों ही चीजें खराब है। क्या क्वेश्चन प्रीति बेटा, क्या क्वेश्चन पूछो, दोबारा पूछो। हाँ, जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई फॉर्मेट नहीं है बेटा केस लॉ का, कोई फॉर्मेट नहीं है कि वही फॉर्मेट फॉलो करना है। आपकी समझदारी के ऊपर है कि आप कैसे लिखना चाहते हो। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या नहीं समझ में आ रहा बच्चे, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। आर्टिकल 12 तो बहुत बड़ा है। हाँ देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, चाहे एमसीक्यू हो चाहे आंसर राइटिंग, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। कनिष्क का बेटा, आपका सवाल वो क्वेश्चन दोबारा ऊपर चला गया, अगर आप दोबारा पूछ सकते हो तो पूछ लो, मैं पढ़ नहीं पाया उसको। बच्चे नोट्स बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, बस इतना याद रखो कि शॉर्ट में बनाओ, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप अपने हिसाब से बनाओ, बस छोटे नोट्स बनाओ। अच्छा, सबके सुन सुन के खुश हो रहे हो। सर हाउ टू डू रिवीजन इन लास्ट आवर्स? कुछ नहीं है बेटा, लास्ट आवर्स का रिवीजन कोई अलग रिवीजन नहीं है। कम समय में ज्यादा कवरेज हो, ऐसे पढ़ो। तो नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को रिवाइज करो, सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ बच्चे, एग्जाम जरूर, तो जिस जिस बच्चे ने अभी तक एग्जाम नहीं दिया और वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है तो एग्जाम जरूर दो। ठीक है, क्या सर आपकी पीपीटी ही नहीं हो रही और ये लोग बुक्स डिमांड कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। सर आरडी शेट्टी वाली जो गाइडलाइंस हैं बताओ। मैंने बेटा पीपीटी में लिख के भेजा है, पॉइंट बाय पॉइंट क्लास में समझाया है, ऐसे मुझे याद थोड़ी ना है। अब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस आर्टिकल 12 क्या ही सर दिया है। आरजेएस जुडिशरी के एग्जाम लास्ट सेम में दे सकते हैं? हाँ दे सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो बेटा। ठीक है सर, कौन तेजस्वी ऐसे बच्चों के वाले कोई है? हाँ सर। अब देखो ये बच्चा मयंक, देखो कितना चाइल्डिश है, कितना चाइल्डिश बच्चा है, सोचो। सर स्टडी आईक्यू में टीचर कैसे लगते हैं, मेरे से 10 बार पूछ चुका है। ये बच्चे को जज बनेगा। मैच्योरिटी बेटा मयंक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जज बनना। आपको पता है एक दिन में कितने लोगों का जीवन अफेक्ट करोगे एक दिन में? कैन यू इमेजिन? टीचर तो कुछ नहीं है बेटा, जज बनना बहुत बड़ी बात होती है। सर आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, ज़्यादा है एप्लीकेंट्स की बट क्वालिटी, हाँ दैट इज वेरी रियल, दैट इज विद एवरी एग्जाम बच्चों, दैट इज विद एवरी एग्जाम। ठीक है, आपको लगेगा कि कितने हजारों लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, पर सही में जो टक्कर देने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा नहीं है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपने समझदारी दिखाई है तो आपके चांसेस बनते हैं। ठीक है, डेस्टिनी नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा। ये जितनी भी बातें हैं कि किस्मत में होगा, किस्मत में नहीं होगा, सब बेकार की बातें हैं। हारे हुए लोग जो होते हैं ना, उनको तसल्ली देने के ही काम आती है, उससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। सीधा सा फंडा है, मेहनत करो, अपनी कोशिश करो, अपनी कोशिश में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सब कुछ सही जगह पे हुआ तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब कोई साइंटिस्ट है, कोई वो एक्सपेरिमेंट करता है तो 50 बार फेल होता है और 51वीं बार सक्सेसफुल होता है। तो उस 50 बार में और 51वीं बार में ये फर्क नहीं है कि उसकी किस्मत में आ गया एकदम से या भगवान ने उसके सर पे हाथ रख दिया, नहीं। जो पिछले 50 बार वो फेल हुआ वो कुछ गलत कर रहा था और 51वीं बार उसने सब कुछ सही किया, इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपकी उम्र में तो बिल्कुल मत मानो कि किस्मत में होगा या भगवान में होगा।
क्योंकि आप बहुत जल्दी हार मान के भागोगे इस सबसे सोचोगे तो। हाँ बेटा, ये तो देखो फाउंडेशन बैच है, इसका तो 1 साल का ड्यूरेशन है। ये तो आपको किसी भी एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, ये तो फाउंडेशन बैच है। इसमें तो 1 साल में सब कुछ कवर कराया जाएगा अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो आरजीएस आ रहा है तो एकदम से आपको सारे माइनर थोड़ी ना पढ़ा देंगे, वो तो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। ठीक है सर, जीएस कैसे करूं? जीएस की क्लास भी नहीं स्टार्ट हो रही है। देखो जीएस के लिए मैं बताऊं, क्लास तो चलो जब स्टार्ट होगी तब होगी। जीएस के लिए एक ही टेक्स्ट पकड़ना, जो भी टेक्स्ट तुमको अच्छा लगे। लूसेंट अच्छी लगे लूसेंट सही है, घटना चक्र सही लगे घटना चक्र सही लगे, और जितना जल्दी पकड़ लो उतना बढ़िया है। और रोज उससे 10 पन्ने 15 पन्ने 20 पन्ने कवर करने की कोशिश करो, कवर हो जाएगी। और करंट अफेयर्स के साथ भी यही करना है, रोज थोड़ा थोड़ा। उसे बाद के लिए मत छोड़ना कि मैं बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगी। नहीं होता है, नहीं हो पाता है बच्चे। मैंने सुना था कि 2-3 स्टेट से ज्यादा की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। सुनने वाले तो बच्चे बहुत लोग हैं। देखो एक तो ये होता है कि टारगेट स्टेट आपकी कौन सी है, एक है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करने में मेरे हिसाब से कोई खराबी नहीं है बेटा। अगर आपके वही पढ़ रहे हो जो किसी एग्जाम में आने वाला है, तो आप जाके उस एग्जाम पैटर्न में बैठो ना, आपको हेल्प मिलेगी बेटा, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है। अच्छा, मैं क्या नहीं बता रहा हूँ आंचल, मुझे भी बताओ कि मैं क्या नहीं बता रहा हूँ। हाँ रुचिका सर, मुझे नहीं, मुझे भी बता दीजिए। क्या बताऊं रुचिका बेटा? अच्छा सिया, क्या क्या क्वेश्चन है बेटा, बताओ मेरे को। सर मेरा कोई भी डाउट नहीं है तो मैं जा सकती हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल जा सकते हो बच्चे। फॉर्म वगैरह के डिटेल्स तो आपको गूगल से ही मिलेंगे। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है बट मजा आ रहा है, अरे वाह। आर्टिकल 11 यूनियन लिस्ट, बिल्कुल बढ़िया बात। आंचल बेटा ऐसे नहीं, आर्टिकल 12 आप लिख दोगे कि आर्टिकल 12 सर बताओ। सर कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ी ना है। क्या क्वेश्चन है, क्या बात नहीं समझ में आई, आप ऐसे पूछो। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि आंचल बताओ आर्टिकल 13, बता दो, बता दोगे? सोचो। आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है, बताया गया है कि स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, उसकी एक लिस्ट दी गई है। क्लास में भी कवर कराया था, पीपीटी में भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी। अब आप लिख दो सर आर्टिकल 12 बता दो, आर्टिकल 13 बता दो, आपने वो चिराग के साथ जिन निकल के आया और सर हो गए आज चैट जीपीटी। हाँ बताइए आर्टिकल 12 सर, बताइए आर्टिकल 12, और एकदम क्वेश्चंस निकल रहे हैं, रोबोट हो गए सर आज। बेटा डाउट सेशन है, डाउट सेशन। आपको डाउट पूछना पड़ेगा कि डाउट क्या है। आर्टिकल 12 डाउट नहीं है, डाउट क्या है, डाउट पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। हाँ बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है चले जाओ। हाँ ऑब्वियसली, जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तो चीजों को भूल जाते हैं, जब रिवाइज करेंगे तो वापस आ जाएगा। हाँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में कोई खराबी थोड़ी ना है। इन दी एंड तो आपसे कोई सवाल ही पूछेंगे, उस सवाल का जवाब देना है, कोई टेंशन नहीं। सिचुएशन बेस्ड से क्या डरना है, सिचुएशन को बस समझना आना चाहिए आप लोगों को। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, आइडिया लग जाएगा। देखो हर क्वेश्चन में, चाहे सिचुएशन बेस्ड हो चाहे सीधा सीधा हो, सिंपली वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स बनाओगे तो केस लॉस के भी तो नोट्स बनाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द में केस लॉस भी तो आ रहे हैं, केवल आर्टिकल ही आ रहे हैं। मैं आर्टिकल भी पढ़ा रहा हूँ, केस लॉस भी पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों चीजें आएंगी ना बेटो। लैंग्वेज इंप्रूव कैसे करें? लिख लिख के करें, लिख लिख के करें, जितना लिख सके उतना लिखें। कविता लिखें, कहानी लिखें, रोज डायरी लिखें, आंसर लिखें। जितना लिखेंगे बेटा उतना आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। सर मेंस में बेरेट की लाइन लिखूंगी तो वो ज्यादा बेटर होगा। बेटा कुछ भी लिखना, वो लिखना जो पूछा जा रहा है। अब आपको लग रहा है क्योंकि अभी आप घर पे बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका रहे हो कि सर मैं बेरेट की लैंग्वेज लिख दूंगी। वहां पे कुछ रिलेवेंट लिखना इज दी चैलेंज। बेरेट की लैंग्वेज तो छोड़ो, जो पूछा जा रहा है वही लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, वही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों अपने लिए परेशानी बढ़ा रहे हो, क्यों ऐसी
चीज सोच रहे हो जो करना इम्पॉसिबल है। अब क्या बेयर एक्ट को याद करोगे आप? रोबोट हो। जब कोई चीज समझ ली, समझ में आ गई, और आप में अगर लिखने की क्षमता है, तो क्यों लिखोगे बेटा बेयर एक्ट की लैंग्वेज को? ऐसे नहीं। हाँ नितिन, छोटे से नोट्स को 5 पेज में कैसे लिखें? वो तो लिखना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस की बात। देखो, नोट मेकिंग प्रैक्टिस की चीज है। आप बस ये ध्यान रखो कि वो कौन सा शब्द है या वो कौन सी लाइन है जिसको पढ़ के मेरे को समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बताया था। वो है नोट्स। ठीक है सर। राइट टू इक्वालिटी में नाज फाउंडेशन केस है। देखो केस लॉज में, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन में, ये परेशानी बहुत आएगी, क्योंकि केस बहुत सारे होते हैं किसी भी टॉपिक पे। और आपको भी पता है कि आप सारे केसेस तो लिख नहीं सकते, और ना ही मैं सारे केसेस पढ़ा सकता हूं। तो आप ऐसे ढूंढने निकलोगे दुनिया के अंदर तो 50 केस टकराएंगे, जो आपको लगेगा कि ये भी आ सकता था, वो भी आ सकता था। आपको तभी जरूरी होता है कि आप एक पैटर्न को फॉलो करें और नोट्स को बनाएं, क्योंकि जो नोट्स में लिखा है, अगर आप उसको एग्जाम में लिख के आओगे तो तुम्हें काफी होता है। वरना क्या होता है, वो कभी खत्म ही नहीं होती एक्सरसाइज। आज आपको 10 केस मिल गए, कल आपको 10 और मिल जाएंगे, फिर उनको पढ़ो, फिर 10 और मिल जाएंगे, फिर उनको पढ़ना। तो आपको खुद लिमिट करना पड़ता है सब्जेक्ट को। जब सब्जेक्ट अनलिमिटेड होता है ना, तो आपको उसे खुद लिमिट करना आना चाहिए। बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत जरूरी है बेटा। बिल्कुल आ जाएगा नाउस फाउंडेशन। अगर तुमको नाउस फाउंडेशन आता है तो उसे नोट में लिख लो, एग्जाम में लिखा लो। बेटा सिलेबस नहीं हुआ है फिर भी एग्जाम दे दो, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं। सर डीजीएस में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको। हाँ, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है बेटा किसी भी क्वेश्चन को करने का। आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं, यही अकेला तरीका है। आपने पढ़ा होगा तो आपको आता है। सर मुझे तो लगता है क्लास की बहुत ही पीपीटी या बुक की जरूरत नहीं। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। सर मेंस में कॉपी भरना जरूरी रहता है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं रहता है। अगर फालतू की बकवास लिखोगे, रिलेवेंट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है कॉपी भरने से। एलएलबी लास्ट सेमेस्टर में है, यूपी नोटिफिकेशन आने वाला है। हाँ, मास्टर्स करके पता नहीं क्या करना है आप लोगों को। क्या करना है? जज बनना है? पहले देखो, आराम से घर पे बात करो, सब लोग बैठ के, परिवार के लोग, आप लोग, सब कुछ देख लो कि आपकी उम्र कितनी है, फिर आपको जज बनना है कि नहीं बनना है। आधे बच्चे तो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते कि उनके दिमाग में 50 चीजें एक साथ चल रही। मास्टर्स भी करनी है, फिर जज भी बनना है, मास्टर्स पूरी हो जाएगी तो फिर टीचर नहीं बनना होगा, फिर नेट के एग्जाम के पीछे भागने लगेंगे, फिर कुछ और करने लगेंगे, पता नहीं, कुछ नहीं कर पाते इसके चक्कर में। सर मेंस में कॉपी भरना जरूरी नहीं बेटा। सर कौन सा आर्टिकल में कौन सा केस दूं? क्यों हो जाता है कंफ्यूज? जब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, हर आर्टिकल के केस लॉस बताए जा रहे हैं, पीपीटी में लिख के दिए जा रहे हैं, अब भी कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो कब खत्म होगा कंफ्यूजन? ये बताओ मुझे। करंट अफेयर साथ के साथ करो बेटा, रोज करो, चाहे मैगजीन से करो, चाहे किसी से भी करो, पर रोज के रोज करो। हाँ, सौंदूर केस में बोला गया था कि इंटेंशन होनी चाहिए डोमिसाइल को अबांडन करने की, तभी सिटीजनशिप छिनेगी, वरना नहीं छिनेगी। इंटेंशन बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल और पर्सन में डिफरेंस, देखो कानूनी भाषा में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है, वही इस्तेमाल किया गया है, इंडिविजुअल कहीं पे इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। तो एग्जाम में कहीं पे भी ये बात लिखने की या छेड़ने की जरूरत ही नहीं है कि इंडिविजुअल और पर्सन में क्या डिफरेंस है। ठीक है सर, जुडिशरी में साइंस का क्वेश्चन टफ होते हैं क्या? साइंस के क्वेश्चन के बारे में पता नहीं बेटा, मैं तो लॉ का फैकल्टी हूँ। आरजीएस के माइनर एक्ट के लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट होगा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा बिल्कुल होगा। 2-3 महीने की प्रिपरेशन से प्री एग्जाम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर लास्ट सेमेस्टर यूपी नोटिफिकेशन आने तक शुड आई गो फॉर मास्टर्स? करनी है मास्टर्स कर लो, टीचर बनना है तो कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना मन है तो मन को मत मारो। क्या बता दें नितिन, आपका क्वेश्चन तो पूछो। सर मेंस में कॉपी भरना जरूरी रहता है? हाँ भर लो, सारी कॉपीज भर देना, एक भी कॉपी ना छूटे, सारे पेड़ कटवा देना वहां के। फंडामेंटल राइट्स में कितने मिनिमम केसेस लिखते हैं? जितने लिख पाओ, 2 लिख पाओ, 3 लिख पाओ, 4 लिख पाओ, 5 लिख पाओ, आपकी क्षमता के ऊपर है बच्चों। प्रीति सर मैंने 4 टाइम से एक ही क्वेश्चन करा है,
पर आपने रिप्लाई नहीं किया। अच्छा प्रीति, क्या क्वेश्चन किया, एक बार 5वीं बार और कर दो। अमृता सर, एक स्टेट में कितनी बार फॉर्म अप्लाई? कोई लिमिट नहीं बेटा। सर फेमिनिस्ट हो रहे हैं? अच्छा हमारा क्या, वाह सर, फेमिनिस्ट भी हो गए, सर को ही नहीं पता है। मयंक दो सर, आर्टिकल 13 का इफेक्ट तो प्रोस्पेक्टिव है ना? बिल्कुल बेटा प्रोस्पेक्टिव है। काइंडली असिस्ट हाउ टू प्रिपेयर अदर क्रिमिनल एंड सिविल सब्जेक्ट्स। बेटा वो तो पढ़ाने के ऊपर है, कौन सा फैकल्टी पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, तो वही गाइड कर पाएगा। मैं कुछ भी बोलूंगा, हो सकता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए उस चीज से, तो वो सही नहीं रहेगा। चंद मेंस में कॉपी पढ़ना, हाँ भर देना बेटा, सारी कॉपी भर देना। ऐसा हो जाए कि बाकी बच्चों को कॉपी की जरूरत हो और उनके लिए कॉपी ना हो। आर्टिकल 13, हाँ इतना बाहर की वॉइस आ रही है। अच्छा सर, आर्टिकल 13 का इफेक्ट तो प्रोस्पेक्टिव है, इनकंसिस्टेंसी। मुझे तो कमेंट में भी कंपटीशन दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है बेटा, बिल्कुल तेजी तेजी से ऊपर जा रहे हैं प्रीति। सर क्लासमेट्स के डाउट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वेरी गुड सर। आर्टिकल 13, एक ही बात बार बार क्यों लिखते हो? सर मेरे एलएलबी में मेनका गांधी पढ़ा था, वो कह रहे एक्सप्लेन करना इजी होगा। हाँ बिल्कुल, मेनका गांधी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हम लोग भी पढ़ेंगे आर्टिकल 21 पे जब पहुंचेंगे। केस लॉ यूज कैसे इस लग सकते हैं, मतलब कैसे, क्या क्या लिखा बेटा, समझ में ही नहीं आया आंचल गुप्ता। केस लॉ यूज्ड कैसे लग सकते हैं मतलब? केस लॉज को लिखना है बेटा, जब आप आर्टिकल लिख लोगे, आर्टिकल के बाद जो सपोर्टिंग केस लॉज हैं उनको लिखना है बस। क्या क्वेश्चन सिर्फ केस लॉ का आता है? हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पर फिर भी उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, केशव नंदा भारती किस आर्टिकल में लग सकता है? आर्टिकल 13 में लग सकता है, 368 में लग सकता है, 21 में लग सकता है, 19 में लग सकता है, 14 में लग सकता है। सर काइंडली रिप्लाई माय डाउट, आंसर राइटिंग में टॉपिक के साथ साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज मेंशन करने चाहिए या एक साथ लास्ट में? सर नहीं नहीं बेटा, जो जो चीज एक्सप्लेन करते जा रहे हो उसके साथ साथ जो भी केस लॉ एप्लीकेबल है उसको लगाते जाओ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले सब कुछ लिख दिया फिर सारे केस लॉ लिख दिए। जैसा देखो, एक फ्लो होना चाहिए आंसर। हम कोई कहानी सुना रहे हैं ना, तो कहानी में फ्लो होता है, ठीक है? पहले ए पर्सन आया, फिर बी पर्सन आया, फिर दोनों की शादी हुई, फिर उनके घर में बेबी हुआ, फिर उन्होंने घर खरीदा, फिर उन्होंने गाड़ी खरीदी, फिर ए बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, फिर उसकी डेथ हो गई, फिर बी की डेथ हो गई। क्या है, कहानी में फ्लो है, एक के बाद एक चीज हो रही है ना। कि मैंने आपको कहानी ऐसे सुनाई कि एक था ए, एक था बी, फिर दोनों रिटायर हो गए, फिर क्या हो गया, रिटायर हो गए, फिर उनके घर में बच्चा हुआ, फिर बच्चा हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, फिर क्या हुआ, फिर उनकी डेथ हो गई बताओ, कहानी वही है। कैसे लिखोगे? फ्लो में लिखोगे। हाँ, लॉ वाले पीएचडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर सकते लॉ वाले पीएचडी? बेटा क्लासेस अभी पहले कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी ले लो, 2 महीने लग के, ठीक है? और सारी पीपीटीज को एक बार इकट्ठा कर लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा। आप मेरे से मत पूछना, मैं आपसे पूछूंगा सफिशिएंट है, फिर आप बताना कि सफिशिएंट है या नहीं, कवर नहीं कर पाओगे नहीं बेटा, मैंने कभी जुडिशरी का एग्जाम नहीं लिखा है, इसलिए मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? सर आई फोकस ऑन करंट अफेयर्स फॉर आरएचएस? बिल्कुल बेटा, अभी तो लॉ पे ध्यान दो, 70 क्वेश्चन लॉ से आएंगे सीधे सीधे आरजेएस में। सिया बेटा, आपने क्लास को सही से समझा नहीं है, क्लास को दोबारा से देखो, इसलिए आपको समझ में नहीं आया है। पिछले 14 सालों में से 11 साल और एप्लीकेशन के पिछले 12 महीने, तो 11 साल प्लस 12 महीने कितने होते हैं? 12 साल। आपने समझा नहीं चीज को, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। सर किसी सब्जेक्ट के एमसीक्यू लगाते हैं तो मेरे साथ अदर स्टूडेंट्स के भी सेम क्वेश्चंस ठीक होते हैं, उन स्टूडेंट्स से एक स्टेप ज़्यादा खुद? किसी स्टूडेंट से कंपटीशन नहीं करना है बेटा, आपके जितने ठीक हो रहे हैं अच्छी बात है, जो ठीक नहीं हो रहे हैं उनको मार्क करो, उनको समझने की कोशिश करो कि क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं, और अगली बार कोशिश करो कि वो गलती दोबारा ना दोहराओ। कोमल, सर आरजेएस में जजमेंट राइटिंग कैसे लिखेंगे?
जैसे जजमेंट राइटिंग लिखते हैं बेटा, जजमेंट राइटिंग एक पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपके फाउंडेशन बैच में भी होगी। अब कब होगी, कौन कराएगा, मुझे नहीं पता, पर जजमेंट राइटिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एग्जाम का। So like it has been stated under Bhanwaru case about voter list, can Aadhaar be a ground? मतलब समझा ही नहीं मैं। उसमें तो बोला गया है कि केवल वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना नागरिकता बन गई है। सेम आधार कार्ड में नाम आने से नागरिकता नहीं मिल जाएगी। नागरिकता इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये केवल एविडेंसेस हो सकते हैं, सपोर्टिंग एविडेंसेस हो सकते हैं, कभी ये आधार नहीं हो सकते नागरिकता मिलने के। अभिषेक सर सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़े तो जुडिशरी क्लियर हो जाएगा? आपकी क्षमता के ऊपर है बेटा, आपकी क्षमता के ऊपर है। वैसे आपको इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करना ही क्यों है, पहले तो ये सोचना है। ठीक है प्रीति सर, कैन वी राइट कलरेबल लेजिस्लेशन एज व्हाट कैन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, बिल्कुल ठीक है बेटा। अमृता सर, आरजेएस 2021 प्री निकल गई, मीन्स नहीं निकला तो एडवाइस दीजिए प्लीज। कोई एडवाइस नहीं है बेटा, कोई एडवाइस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्या कमी रही मुझे नहीं मालूम, क्या कमी रही, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल लेवल पे नहीं जानता हूँ आपको कि क्या कमी रही होगी। हो सकता है कि कानून को समझने में या पढ़ने में कोई कमी रह गई होगी, या हो सकता है कि भाषा में कई कमी रह गई होगी, क्योंकि मेंस में ज़्यादातर बच्चों का नहीं होता क्योंकि उनकी भाषा भी कमज़ोर होती है। तो ये केवल आप ही बता सकते हो कि क्या कमी है, भाषा कमज़ोर है या कानून कमज़ोर है, और जो भी चीज़ कमज़ोर है उसको सुधार करें। चलो सर, इलेक्टोरल बॉन्ड केस को समझाना। इलेक्टोरल बॉन्ड केस जब पढ़ाऊंगा बेटा तब समझा दूंगा आप लोगों को। करंट अफेयर्स और जीके एक साल के अंदर आता है एग्जाम के टाइम का, हाँ बिल्कुल। गुड गाइड बुक्स, कोई बेटा गाइड बुक रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ बेटा मैं। डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड सीवरेबिलिटी, आप बताओ बेटा क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी? Sir, today we got one question that whether doctrine of eclipse apply to which law, post constitutional law or pre constitutional law or both? बोथ बेटा, बोथ। केस भी पढ़ाया है, केस भी पढ़ाया है। ठीक है सर, आरजेएस में जजमेंट राइटिंग सर कॉन्स्टिट्यूशन की यूट्यूब पे नहीं, नहीं एक ही जगह देख लो, यहीं पेड में देख लो, पेड में देख लो, काफ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास। अगर आपको रिवाइज वगैरह करना है तो अच्छी बात है। और बताओ, इंडिया में डिक्टेटरशिप आने वाली है? वाह क्या सवाल है, बच्चे की समझदारी को मेरा सलाम। पता नहीं सर, जो बाहर से नागरिक यहाँ आके रह लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनका लिमिट होता है टाइम, या जब तक मन हो तब तक रह सकते हैं? बच्चे, वीज़ा नाम की एक चीज़ होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है वो कितने समय तक भारत में रह सकता है, उसी के हिसाब से चलती है ये चीज़। सर, आज आपने जीके के क्लास में एक पॉइंट बताया था कि contestants in elections have right to privacy. So far, what all grounds or bill, what extent can they exercise? नहीं बेटा, मैंने नहीं बताया, वो एक नया जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये बोला गया है कि कैंडिडेट्स जो हैं इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले, उनका भी प्राइवेसी राइट है। तो जब हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं उनसे तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो वोटर्स के पास भी राइट है, राइट टू नो, और कैंडिडेट्स के पास भी राइट है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अभी लेटेस्ट जजमेंट है, आप लाइव लो वगैरह पे पढ़ सकते हो उसको। चलो ठीक है, और किसी का कोई डाउट बाकी? क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी बातें? देखो मैं आपको बताऊं, 100 बातों की एक बात बताऊं, क्या संगीता क्या बोल रही है सर, बट उसमें आई चोजन द सेम ऑप्शन। हाँ हो सकता है, कोई मिस्टेक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मेरे जितना खुश मत रहना। अपने आप खुशी आ जाए। देखो लाइफ में जब सेटल हो जाओगे ना तो सब हो जाएगा। और देखो एक बात मैं आप सभी लोगों को बताऊं, देखो आप सभी लोग लगभग लगभग मेरे से छोटे ही हो और एक्सपीरियंस में भी थोड़े से कम ही हो। तो मैंने थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा
जीवन आप लोगों से ज्यादा देख रखा है। आप जिस दौर से गुजर रहे हो उससे लगभग लगभग हर बच्चा गुजरता है, मैं भी गुजरा हूं, बाकी लोग भी गुजरे हैं। बस एक बात ध्यान देना बेटा, आप क्या कर रहे हो, आप एक पेपर की तैयारी कर रहे हो। देखो, चीजों को सिंपल करना सीखो लाइफ में। जीवन आसान उतना ही बन जाएगा जब आप चीजों को सही तरीके से देख पाओगे। आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अपना जो पूरा दिमाग है ना, अपना जो पूरा अटेंशन है, जो भी अपनी स्मार्टनेस है, वो केवल इस बात पर लगाओ आप लोग। इसके आगे बाजू दाएं बाएं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ना, बोलते ना कभी कभी बेवकूफ रह बन के रहना, गर्दन झुका के रहना फायदेमंद होता है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो अपनी गर्दन झुका के अपने काम से काम रखता है और अपने काम को करता रहता है, वही बच्चा आगे बढ़ता है। ध्यान से सुनना, जो बच्चा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, खासकर अपनी तैयारी के टाइम पर, वो बहुत मुंह खाता है अपने पूरे जीवन में। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट की तरफ पढ़ रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड शक्ति है हमारे दिमाग में, हम उसको सही चीजों में भी लगा सकते हैं और हम उसको बेकार की चीजों में भी लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड या हमारी पर्सनैलिटी इस तरीके की हो जाती है कि हम लोग ये समझने लगते हैं कि हमें तो बहुत कुछ आता है, या फिर हम तो हर चीज के बारे में फैसला ले सकते हैं, या तो हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ये जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जो हर एक आदमी को उसकी सच्चाई बहुत बुरी तरीके से दिखाती है, मतलब बहुत ही मर्सीलेसली दिखाती है। तो इस लाइफ में कभी भी किसी भी चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्ट तो होना ही नहीं है। आप जीवन को ऐसा जियो, जो आपके तैयारी का जीवन है उसको ऐसा जियो जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है। आपकी गर्दन झुकी रहे और आप बस वो करते रहो निरंतर रूप से जो करना जरूरी है। कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, सीधा रास्ता चलो। अगर बेटा चलते रहोगे, दिमाग को ज्यादा नहीं दौड़ाओगे, फालतू की बातों में नहीं रखोगे, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई कितना भी कुछ बोले, फालतू का ज्ञान दे, इधर उधर की बातें करे, आपको चाहे कितना भी मजा आए, मजा भी आता है कई बार। हम लोग जब थोड़ा सा ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा मजा भी आता है, लगता है कि हम देखो कितने ग्रेट है। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं कर रही है बेटा। अब देखो, आप एक प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, आपको बारी बारी से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। देखो, चीजें ऊपर नीचे होंगी, कोई भी दुनिया में कुछ भी करोगे, कहीं पे भी जाओगे, कहीं पे भी हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है। समझो इस चीज को। चीजें ऊपर नीचे होंगी, कुछ चीजें होंगी जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी होंगी, कुछ चीजें होंगी जो शायद उतनी अच्छी नहीं होंगी, और ये आपकी तैयारी पे भी लागू होता है। फिर वो चाहे सब्जेक्ट्स हों, फिर वो चाहे टीचर्स हों, फिर वो चाहे कोचिंग हो, फिर वो चाहे नोट्स हों, हर चीज। जैसे हर बच्चा परफेक्ट नहीं होता, वैसे कोई भी दूसरा अन्य व्यक्ति या कोचिंग या कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता है। पर आपका लेना देना उन बातों से नहीं है बेटा। अब आपने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका बस एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी मुझे दिया जा रहा है, उसको मैं कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से अपने जीवन में उतार सकता हूं, यूटिलाइज कर सकता हूं। क्योंकि बच्चे, आपको एग्जाम निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा महारथी बनने की जरूरत नहीं। आप अगर एक एवरेज लॉ स्टूडेंट भी बन जाओगे, जिसकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, आप ये मानिए आपका एग्जाम निकल जाएगा। और ये नहीं निकलेगा तो कम से कम बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे कि वो एग्जाम निकल जाए। तो बिल्कुल भी बेटा, ठीक है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है। देखो, मैं भी जब अपने कॉलेज में था, जब मैं एलएलबी कर रहा था, मैं भी बहुत ओवर स्मार्ट हुआ करता था, हजारों तरीके की बातें करता था कि तुम तो ये, मैं तो ये, तुम तो ये, मैं तो ये, बहुत करता था। पर जीवन ने मेरे को समय के साथ सिखा दिया कि जीतता वही है जो अपने लक्ष्य पे काम करता है। और जो फालतू की इधर उधर की नेतागिरी करता है या फालतू की इधर उधर की बात करता है ना, वो तब तो बड़ा स्मार्ट लग रहा होता है, पर वो स्मार्टनेस 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में निकल जाती है। जैसे आपकी ये जो डिजिट चल रही है ना अभी, 21 23 24 25, ये जैसे जैसे 30 की तरफ बढ़ेंगी ना, वो सारा कॉन्फिडेंस डब्बे में चला जाना है।
कहाँ चला जाना है? बिल्कुल डब्बे में। इस बात को समझ लेना बेटा। तो यही समय है, इस समय में सब कुछ कर भी जाओगे तो बहुत निकल जाओगे जीवन में आगे, और नहीं कर पाओगे तो यहीं रह जाओगे पूरे जीवन स्ट्रगल करते हुए और दूसरों को दोष देते हुए कि मेरा इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, उसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा। मैटर क्या करेगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। बेटा मौका मिला है, आप बहुत प्रिविलेज स्टूडेंट हो कि आपके माँ बाप या जो भी पर्सपेक्टिव में आप इतनी बड़ी कोचिंग को ले रहे हो, आप अपना समय दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो। केवल ध्यान इन चीज़ों पे दो। ये सब बेकार की बातें हैं, हर चीज़ बेकार की बात है कि सर मैं कितने केस लिखूं, सर मैं कितना बड़ा आंसर लिखूं, सर मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। जो आपका लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है बेटा। केवल कह देने से मैं तो जज बनूंगा बनूंगी, जज नहीं बनते हैं। जज का एक पद होता है बेटा, जज का एक औहदा होता है। वो जो गद्दी होती है ना, उसके आगे गर्दन अपने आप झुक जाती है, झुक जाती है अपने आप, आपके लिए नहीं झुकती है। वो उस कुर्सी के लिए, उस पद के लिए झुकती है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जो अपने जीवन काल में शायद लाखों करोड़ों लोगों का जीवन अफेक्ट करेगा। तो आप वो बनने का लक्ष्य रखते हो ना, तो वो बनने की मैच्योरिटी भी रखना सीखो। तो लगे कि ये बच्चा जज बनने का एस्पिरेंट है, मैं कह सकूं प्राउडली कि ये मेरा बच्चा है, जज बनना चाहता है। आपका बिहेवियर, आपका डिमीनर, आपका एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए, लगे कि एक समझदार व्यक्ति से बात हो रही है। क्योंकि समझदारी इसी में है कि आप सही चीजों पे ध्यान दे पा रहे हो या नहीं। सारी बात ही इसी चीज की है, क्योंकि कोई चीज सही या गलत नहीं है। आप बेटा कितने केस लिख सकते हो, लिखो। जितना आपको समझ में आ रहा है लिखो, कोई खराबी नहीं, कोई रूल नहीं है। जरूरी क्या है, आप लिखो। और लिखोगे कब बेटा? जब आप अच्छे से समझोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, पहले दिन से मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं, और आप देखो हर एक डिस्कशन का निष्कर्ष वही निकलता है कि बेटा आपको कुछ करना ही नहीं है। आप इतना जो दिमाग लगा रहे हो ना अपना हजार चीजों में, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। आपको बस दो चीजें करनी है, बस दो चीजें, बस दो चीजें। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना है अच्छे से, जी जान लगा के। किसी में कोई कमी नहीं निकालनी है, या अपना ज्ञान नहीं देना है, या अपने हिसाब से नहीं चलाने की कोशिश करनी। जो पढ़ाया जा रहा है उसे दम लगा के पढ़ो। मैं कह रहा हूं ऊंच नीच होगी, कोई अच्छा पढ़ाएगा, कोई शायद उतना अच्छा नहीं पढ़ाएगा, कोई बात नहीं, पढ़ो अपना दम लगा। दूसरा, लिखो, प्रैक्टिस करो। जो पढ़ा प्रैक्टिस, जो पढ़ा प्रैक्टिस, जो पढ़ा प्रैक्टिस। अगर ये दो चीजें करोगे, अब धोनी है, MS धोनी है, कितना बड़ा क्रिकेटर है, तो क्या हर टाइप का शॉट मार लेता है? कोई भी शॉट मार लेगा? वो शॉट मार लेगा जो विराट कोहली मार लेता है? वो शॉट मार लेगा जो AB डिविलियर्स मार लेता है? तुम बताओ, नहीं ना। पर फिर भी वो धोनी है ना, ऐसे ही विराट कोहली है, इतना बड़ा क्रिकेटर है। क्या वो हर शॉट मार लेता है जो सचिन जी मार लेते थे? क्या वो हर शॉट मार लेता है जो ब्रायन लारा मार लेता था? और फिर भी वो विराट कोहली है ना। तो बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए, जज बनने के लिए जरूरी नहीं कि मुझे सब कुछ आए, उतना आ जाए जितने से मेरा सिलेक्शन हो जाए। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है? तो बिल्कुल एक लक्ष्य रखना है, इधर उधर की बात नहीं करनी है, ना स्ट्रेस लेना है, ना टेंशन लेना है, खुश रहना है। म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक बहुत जरूरी है जीवन में। गाना सुना करो रोज, ठीक है? और अच्छे गाने सुना करो, वो हरियाणवी वाले नहीं, मतलब उनको भी सुन लो फॉर द फन रीजन, बट कभी कभी थोड़े मीनिंगफुल भी गाने सुना करो। गाने सुनो, मूवीज देखो, बाहर जाओ, फ्रेंड से बात करो, गर्लफ्रेंड से बात करो, बॉयफ्रेंड से बात करो, पापा मम्मी से बात करो, और तैयारी भी करो। कोई जेल थोड़ी ना हो गई है, तैयारी कर रहे हैं तो जेल हो गई क्या? आपको जेल में डाल दिया क्या? ऐसा नहीं बेटा, जज बन जाएंगे, कोई बात नहीं, बन जाओगे जज। और मैं तो कहता हूं, आपको बुरा लगे, मैं तो कहता हूं नहीं भी बनोगे तो जीवन खत्म नहीं होता है। बहुत बहुत लोग बहुत बहुत अच्छा कर जाते हैं। हर व्यक्ति जज बने, हर व्यक्ति IAS बने, हर व्यक्ति नेता बने, हर व्यक्ति क्रिकेटर बने, जरूरी नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अभी इस चीज की कोशिश कर रहे हो तो दम लगा के करो, बिल्कुल पूरी तरीके से डिवोट होके करो। होता है तो बहुत अच्छा, और नहीं होता है तो उससे भी अच्छा। क्या टेंशन, किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। खुश रहो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए।
मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज सैटरडे है, कल संडे है, थोड़ा सा रिलैक्स करना, एक आध मूवी देख लेना आज रात को, कल सुबह जब भी, थोड़ा सा घूमने चले जाना दोस्त वोस्त के साथ, ठीक है। फिर से मंडे से अपना मिशन दोबारा चालू करेंगे, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी कब? मंडे को, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में। और देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बिल्कुल मत घबराओ बेटा, मैं जानता हूं आप लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, पर बिल्कुल मत घबराओ। मैं कह रहा हूं आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई भी एलिमेंट या टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करोगे और मेहनत से अटेंड करोगे तो, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच।